पड़ेगा ना। यस वीरेंद्र जी, बात कीजिए, सरकार को बने हुए 2 माह का वक्त हो गया है और कर्मचारियों के मुद्दे की बात की जाए तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, और क्या ये कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं ये हल हो चुके हैं? सबसे पहले सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज एक और खुशी का माहौल भी इसलिए है हमारे संगठन के लिए, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के लिए, कि आज जहां पिछली सरकार ने मुझे राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कर्मचारियों के मुद्दों को उठाने की वजह से मुझे प्रताड़ित करके पहले मेरी चार्जशीटें बनाई, शो कॉज नोटिस दिए बार बार, उसके बाद मुझे चांजू जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरित किया, वो भी उस स्कूल में जहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के कोई बच्चे नहीं थे। हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि वहाँ पे उस सब्जेक्ट को का बच्चा भी कोई नहीं पढ़ रहा, तो मुझे कोई और स्थान दे दिया जाए। उसके बावजूद सरकार की एक ही रट थी कि वीरेंद्र चौहान को वहाँ भेजना है जहाँ पर जो है सोशल मीडिया जो है वो कवर ना हो, या फिर कर्मचारियों के मुद्दे नहीं उठाए जा सके, और जो सरकार के खिलाफ जो है कोई आवाज़ ना बुलंद की जाए। और वो भी ऐसी विकट परिस्थिति थी जब मेरे पिताजी बहुत सीरियस थे, हार्ट अटैक हुआ था, बड़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही थी, एडमिट थे। तो उस स्थिति में मुझे चंबा तीसा के दूर दराज के चांजू जाना पड़ा और मैं सर्च स्वीकार किया। और उसके पीछे कुछ सरकार के और मंसूबे थे कि हम गिड़गिड़ाएंगे, सरकार के आगे पीछे जाएंगे अपने बदले रुकवाने के लिए, जैसे बाकी कुछ लोग जो और भी स्थानांतरित हुए थे वो सब लोग जुगाड़ करके जो है वो अपने मन पसंद स्टेशन पे चले गए। तो लेकिन हमने किंतु परंतु नहीं किया, हमने संगठन की आन बान और शान को प्राथमिकता दी और कर्मचारियों के मान सम्मान को ऊपर रखते हुए हम जिस भी परिस्थिति में थे हमने अपनी सेवाएं जो है चांजू में जारी की। एक वो सरकार थी, दूसरी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार है, जिन्होंने कर्मचारी हितैषी होने का प्रमाण देते हुए सबसे पहले 14 दिसंबर को मुझे बुलाया और कहा कि वीरेंद्र जी आप बताओ कहाँ आना चाहते हैं, आप नहीं बोल रहे। और मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी ट्रांसफर के लिए उनके समक्ष नहीं बात की। उन्होंने कहा आप ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे, मैं खुद आपको शिमला ला रहा हूँ, आप बोलो पसंद का स्टेशन बताओ कहाँ आना है। तो तब भी 14 दिसंबर से लेकर आप देख रहे हैं आज 22 तारीख हो गई है, 22 फरवरी हो गई है, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। मैंने अपनी बदली करवाने के लिए, हालांकि 2-3 बार मॉडिफिकेशन भी हुई, मैंने कोई भी जद्दोजहद नहीं की। कोई जल्दी वाला हमें नहीं था कि हमने शिमला आना है, लेकिन ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति जो 600 किलोमीटर दूर घर से जाता है, शायद असंभव सा लगता है एक बार आदमी जाने के बाद, दूसरी बार तो नौकरी छोड़ देता है या फिर वो कुछ ना कुछ ऊपर ही चला जाता है या वो जुगाड़ करना शुरू कर लेता है। तो ऐसा नहीं हुआ। मैं सबसे पहले तो हिमाचल सरकार को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो हमारे साथ लोग कुछ प्रताड़ित हुए थे उनके साथ उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और एक उनका जो है उन कर्मचारियों के साथ जो एक रवैया था वो सहानुभूति पूर्वक रहा और उन्होंने उन कर्मचारियों को जो है वो मनपसंद स्टेशन भी दिए। और ये हर सरकार में होता भी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर मैं आपको कहूं, कोई भी सरकार आती है वो कर्मचारियों की सरकार होती है और जो भी सरकार आती है वो कर्मचारी उसके होते हैं। मैं आपको दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कर्मचारियों के प्रति जो है अड़ियल रवैया या बदले की भावना से उनको अपने बराबर ला के खड़ा करना की जरूरत होती है। ऐसा करना मुझे लगता है डेमोक्रेसी के अंदर सही भी नहीं है। कर्मचारी अपने काम करते हैं, सरकार की मशीनरी है, सरकार का एक प्रोग्रेस कार्ड बनता है वहां से, लेकिन कर्मचारी संगठन जो है, उन संगठनों को संवैधानिक तरीके से अगर संगठन बने हैं तो उन संगठनों के नेताओं को, उन संगठनों को कर्मचारियों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना उनकी जवाबदेही बनती है। जिस तरह से सरकार की जवाबदेही समाज के हर व्यक्ति के लिए है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उस तक पहुंचना सरकार की जवाबदेही, ऐसे ही संगठनों की जवाबदेही अपने कर्मचारियों की बात को रखना है। एक सैद्धांतिक तरीके से मर्यादा के अंदर कर्मचारी संगठन जो है सरकार चाहे कोई भी हो,
सरकार चाहे ये है, सरकार चाहे वो थी, सरकार चाहे उससे पहले के रही है। तो संगठनों का काम, और जब मैं अपने संगठन की बात करूं, हिमाचल राज्य अध्यापक संघ आज का संगठन नहीं है। ऐसा नहीं जैसे शिक्षक महासंघ एक संगठन आपने देखा होगा 5 साल वो बिल्कुल उछलता रहा, जैसे वो तेरा उछलने वाले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उछल कूद करते हैं और 5 साल वो नजर नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ पे वीरेंद्र जी आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह से बात की जाए पूर्व सरकार में आपका भी तबादला हुआ, तो वहीं पर बात की जाए तो वर्तमान सरकार में क्या शिक्षकों के लिए तबादला नीति अलग से बननी चाहिए? देखिए, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया और बहुत ही सही बात आपने उठाई है। बिल्कुल बननी चाहिए, अलग से नहीं बने तो तबादला नीति तो कर्मचारियों के लिए सबके ही बननी चाहिए। मैं तो ये मैं इसमें फिर आपको रोकना चाहूँगा। तबादला नीति का जिस तरह से आपने समर्थन किया, वहीं पे बात की जाए, जो स्कूल प्रवक्ता संघ है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार हमारे पर एक्सपेरिमेंट ना करे। अब मुझे नहीं पता कौन सा प्रवक्ता संघ है, उनका क्या आधार है, कितने लोग उनके साथ जुड़े हैं और क्या उनके संगठन का प्रारूप है। अब मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, वो संगठन क्या है, कितने लोग हैं, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा संगठन है, कितने लोगों से उनकी आस्था जुड़ी है, वो अलग इश्यू है। पर लेकिन मैं अपनी बात बड़ी स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि 1957 का संगठन, तब हिमाचल भी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं था। उस समय से आज तक निरंतर ये संगठन कर्मचारियों के हितों की बात करता है, बच्चों के हितों को प्राथमिकता से उठाता है, उसकी प्रायोरिटी पहले होती है, फिर टीचर्स की हम बात करते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, देखिए तबादला नीति के अंदर ये तो बड़ा गलत है। मैंने कल भी एग्जांपल चंबा में कोट किया था कि बॉयज स्कूल नदौन से गर्ल्स स्कूल नदौन स्थानांतरण हो 0 किलोमीटर में। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के गर्ल्स स्कूल नाहन से बॉयज स्कूल नाहन स्थानांतरण हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण के नियम होने चाहिए। कर्मचारियों को ये लगना चाहिए कि यार मैं किसी दूसरे स्कूल में जा रहा हूं और मुझे जाना है, उसको प्रिपेयर भी होना चाहिए। उसमें एक 2013 में हम नहीं बोलते कि टीचर्स के लिए 50 किलोमीटर की पॉलिसी बनाओ, पर लेकिन 2013 में इसी सरकार कौल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और वो लागू भी की गई थी, जिसमें 4 जोन बनाए गए थे। मुझे नहीं लगता 15 किलोमीटर के रेडियस में टीचर को जाने में या किसी कर्मचारियों को जाने में आपत्ति होगी, या 20 किलोमीटर के अंदर सर्विस करने में, स्थानांतरण करने में किसी को आपत्ति होनी चाहिए। हम घर में बैठ के नौकरी करें तो ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूं। मैंने पिछली गवर्नमेंट, जब सुरेश भारद्वाज जी की सरकार थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया था कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। मैंने उसका भी समर्थन किया था। ठीक है, आप सभी कर्मचारियों के लिए सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर करें, हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, नीति बनाते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें क्या है कि कुछ हमारी विडो जो है, लेडी टीचर्स या महिलाएं कर्मचारी, उनको या फिर सिंगल जो पेरेंट है, या कोई जो डिसेबल्ड है, या कोई ओल्ड एज में किसी के पेरेंट्स जो है वो क्रॉनिकल डिजीज है, खुद क्रॉनिकल डिजीज है, उन लोगों को उस क्राइटेरिया में स्पेशल प्रोविजन रखना पड़ेगा। और जो एक नॉर्मल इंसान है, मुझे लगता है कि उसको सेवाएं देने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आज भी हम मांग कर रहे हैं कि टीचर्स या कर्मचारी जो भी है, जो एक बात सरकार फिर से बात करी कि हम नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। मैंने शिक्षा मंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से और अलग अलग लेवल पे बात कही है कि नई शिक्षा नीति बनाने का प्रयास, या एक शिक्षा नीति बनी, उस नीति में अभी तक क्या हुआ है उसके ऊपर ही मैं आऊंगा। अभी तक उसके ऊपर 0 वर्क हुआ है। एक टास्क फोर्स उसमें बना, वो टास्क फोर्स की एक भी मीटिंग अभी तक उसमें नहीं हुई। उसमें कौन लोग उस टास्क फोर्स में रखे गए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके ऊपर कोई काम आज तक नहीं हुआ। पर उसी तरह से पिछली सरकार ने कोशिश की कि हम नई ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के लिए लाएंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वो पॉलिसी बनकर रहेगी, वो कहीं इंप्लीमेंट। मैंने कहा ऐसा ना हो कि पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी ये पॉलिसी बन के रह जाए, 5 साल ऐसे निकल जाए। कम से कम जो पॉलिसी बनी है 2013 की, उस पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया जाए। क्योंकि न्यायालय एक ही बात पूछता है कि पॉलिसी क्या है आपकी ट्रांसफर की। तो सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं होती है, तो बीच में न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। तो आनंद फानन में पिछली सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि जब काफी सारे मामले इस तरह के लिटिगेशन कोर्ट में आई, उन्होंने बोला कि हमने ट्रांसफर कर दी। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम ट्रांसफर मानते हैं, जबकि उससे पहले लोकल एडजस्टमेंट होती थी। अगर आप विद इन द किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इन्होंने एक एफिडेविट दिया कि ठीक है हमने ट्रांसफर कर दी, तो हमने कुछ नहीं करना है। इस सरकार को हम ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करें
एक कैबिनेट के माध्यम से आप पास करें कि 2013 की जो पॉलिसी है वो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, वो हमारी सरकार के ट्रांसफर का पैरामीटर होगा, तो उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मैं उसके लिए सरकार के साथ खड़ा हूं, उसमें किसी को गुरेज है नहीं है वो अलग बात है। ये सभी टीचर्स का अधिकार है कि वो जो है शहर के पास हेडक्वार्टर के पास, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है चाहे ब्लॉक हेडक्वार्टर है, वो ट्राइबल में हार्ड एरिया से आके अपने टाइम नहीं मिले। मैं तो इस बात को जस्टिफाइड नहीं मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि म्यूचुअल ट्रांसफर भी खत्म कर देनी चाहिए। और वहीं पर बात की जाए जिस तरह से ओपीएस को लेकर काफी लंबा संघर्ष लड़ा गया और वहीं पर सरकार ने आते ही इसका ऐलान कर दिया, लेकिन बात की जाए अभी ग्राउंड पर ओपीएस किस तरह की रहेगी, क्या ड्राफ्ट रहेगा, अभी उसका कुछ पता नहीं है। तो क्या इसको लेकर भी सरकार से कुछ बातचीत करेंगे, ये मुद्दा उठाया जाएगा? और अन्य जो कर्मचारियों के जो मुद्दे अभी लंबित पड़े हैं काफी लंबे समय से। देखिए, दो बातें हैं, एक ओपीएस अलग से मुद्दा है, एक कर्मचारियों के मुद्दे अलग बहुत सारे हैं। मैं इस पे बोलूंगा तो कुछ संगठनों को आपत्ति होगी कि वीरेंद्र चौहान ओपीएस में बोलता है और कहीं मुंह मारता है और क्रेडिट लेने के लिए आ गया था। मैं क्रेडिट लेने की बात नहीं करूंगा, ये बड़ा साफ सी बात है। एक बड़ा नारा लगा ओपीएस ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, और उस वोट फॉर ओपीएस को आज ऐसे देखा जाता है कि वोट फॉर ओपीएस के कारण सरकार सत्ता में आई। तो पहले तो इस प्रश्न को बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। कर्मचारियों में 1 लाख के आसपास एनपीएस के कर्मचारी है, 1.5 लाख से ऊपर 2.25 लाख जो है पेंशनर है, उनके परिवार है, उन्होंने भी वोट किया होगा। 1.5 लाख से ऊपर पहले ही कर्मचारी ऐसे है जो आपके ओल्ड पेंशन के दायरे में आते हैं, जिसमें हम भी है, लेकिन हमने ओपीएस की लड़ाई लड़ी है। और मैं अगर चांजू गया हूं तो उस ओपीएस की लड़ाई के कारण ही मैं 3 तारीख की जो रैली हुई है उसमें उसके कारण ही मैं चंबा पहुंचा हूं। पर लेकिन अगर कोई लोग ये बोले कि वीरेंद्र चौहान सेल्फी नेता है, हमारे मंच पे आकर सेल्फी खींचता है, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि उनके अपने विवेक को में बदलाव करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है कि वीरेंद्र चौहान ने ओपीएस के लिए भी उनके मंच पे बहुत सी लड़ाई लड़ी है, माहौल तैयार किया है। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ओपीएस एक मुद्दा है, इशू ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें हमारे परिवार भी आते हैं, सबके परिवार भी आते हैं, आने वाले परिवार भी आएंगे। हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल की जाए और उस लड़ाई को हम एक पॉलिटिकल मुद्दा सरकार का हो सकता है, हमने एक पॉलिटिकल मुद्दा समझ के नहीं लड़ा, हमने एक उसको एक जो होता है ना, एक आजीविका से जुड़ा हुआ एक मुद्दा समझ के जो है उसके लिए हमने उस मांग को लड़ा है, उसको रखा। पर लेकिन ओपीएस ही एक मुद्दा कर्मचारियों का नहीं है। अगर सरकार ये समझे कि ओपीएस ही मुद्दा है, हमने ओपीएस दे दी तो कर्मचारी कुछ नहीं मांगेंगे, तो मैं ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि कर्मचारियों के बहुत से और मुद्दे, जिस मुद्दों को लेकर हमने एक जॉइंट फ्रंट बनाया था, आपने देखा होगा, बहुत लड़ाई हमने लड़ी है। अभी ओपीएस का होगा क्या ये भी पता नहीं है, किस रूप में ओपीएस आएगा। मैं एक संगठन जो ओपीएस के लिए बहुत काम करता, जो उसका ये बोलता है क्रेडिट हम ही लेंगे और कोई नहीं लेंगे, उस संगठन को मैं एक नसीहत जरूर देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप, अच्छा होता कि आप एसओपी के ऊपर काम करते, इससे पहले कि आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने पे काम किया, आप टीचरों को, कर्मचारियों को इमोशनल करके, मुझे लगता है 1 करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा हो गया, एक आभार रैली का नाम देके। ठीक है, आभार रैली तो हम भी करेंगे, हिमाचल राज्य अध्यापक संघ भी, आपने कहा हम भी आभार रैली सरकार की करें, क्यों नहीं करेंगे। सरकार जिस दिन ओपीएस बहाल करेंगी और 1972 का जो पेंशन रूल है उस नियम के तहत जो है पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी, उस दिन हम भी हिमाचल सरकार का आभार करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की जरूरत है। हम 1 लाख के अंदर हम नहीं किसी से पैसे मांगते। हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन एक बार पैसा इकट्ठा करता है, 3 साल में एक बार चुनाव होता है और उस चुनाव के लिए सिर्फ मेंबरशिप के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, बाकी हम उसके बाद पैसा इकट्ठा बार बार नहीं मांगते कर्मचारियों से। साहब, अंत में मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, छोटे सवाल हैं। एक बात की जाए, पूर्व सरकार के समय में आपने वेतन विसंगतियों को लेकर काफ़ी सवाल उठाए, और वहीं पर बात की जाए एनजीओ फेडरेशन के चुनावों को लेकर, जिसमें आपने बोला था कि अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को भी इसकी परिधि में लाया जाए, तो किस प्रकार से होना चाहिए और इसको लेकर क्या आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? विक्रांत जी, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि शिमला के रिपोर्टर्स बड़े अपडेट है, सारी बातें बड़ी स्ट्रीक से याद है और बहुत अच्छा लगता है। आज आप देख रहे हैं ये जो टीम बैठी है हमारे सामने, ये पूरी टीम, हालांकि आज मैंने विधिवत रूप से ज्वाइन किया है समरेल में, और मेरे साथ ज्वाइन करने आए थे लोग, मेरी टीम के लोग हैं। जिला शिमला के प्रधान हैं हमारे अरुण गुलेरिया जी है, जो हमारे पैटर्न है,
और हमारे महासचिव मेरे साथ है, स्टेट के मनोज जी मेरे साथ बैठे हैं, और हमीरपुर के जो प्रधान है गौतम जी ये साथ है, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे। आपने बड़ी स्ट्रिक्ट बातें कही है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, मैं उसके ऊपर जरूर आना चाहूँगा। दो बातें कही आपने, एक तो कर्मचारियों का मुद्दा क्या ओपीएससी स्टैंड रहेगा कि और मुद्दे भी है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मुद्दे मैंने आपको कहा ओपीएस एक मुद्दा है, ओपीएस ही कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, मैं बड़ा आपसे स्ट्रिक्ट बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सरकार को भी इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन और क्या मुद्दे थे, इस बात को लेकर हम सरकार को जरूर समय देंगे। नई सरकार है, सरकार को सेटअप बनने में टाइम लगता है, हम सरकार के साथ हैं, हम हर मुद्दे पे सरकार का समर्थन करेंगे, और ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी कही और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारियों के मुद्दे खत्म हो जाते हैं। बाकी संगठन बोले ना बोले, शायद उनको बोलने की पता नहीं क्या बोल पाएंगे, किस रूप में बोलेंगे, लेकिन कर्मचारियों के और मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, और सरकार के ध्यान में मुद्दे हैं, हमने लाए और लाएंगे। उसमें अब मैं एक चीज आपको बताऊं, ये बात सही है कि एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी सरकार के ऊपर आज की डेट में है, बार बार बातें आ रही है, वो बस सच्चाई भी है, सच्चाई से सबको उसका सामना करना आवश्यक है। 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी कर्मचारियों की है। आप बोले कि हम पेंशन देंगे, 55,000 करोड़ रुपए पेंशनरों की अभी देनदारियां हैं, वो भी तो देनी पड़ेगी मुझे लगता है। पेंशनरों जो ऑलरेडी पेंशन के दायरे में है, उनकी पेंशन की बकाया राशि 1/1/16 के बाद के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी 3 फिक्सेशनें होनी है, जिसके लिए हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था। आपने देखा होगा, हमने जिलावार रैलियां करी, हमने बहुत बड़ा उस मोमेंट खड़ा किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर कि सरकार इलेक्शन में जा रही है और ऐसा एक फेज है 2022 का जो फेज था कि कर्मचारियों को और पेंशनर्स को उनके लाभ मिले। अभी पेंशनरों को ग्रेजुएटी नहीं मिली, जो 1/1/16 के बाद के रिटायर्ड है, वो रिवाइज होनी है, 10 से 20 लाख हुई है, उनकी 2-2 फिक्सेशनें होनी है, उनके 2-2 3-3 एरियर खड़े पड़े हुए हैं। तो इस तरह से 55,000 करोड़ रुपए तो पेंशन की लाइबिलिटी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 3-3 हमारी जो है डीए की किस्तें खड़ी हो गई है, वो एक लाइबिलिटी नहीं है, वो कर्मचारियों का मेहनताना है, उसको सरकार को बोझ भी नहीं समझना चाहिए। मैं आपको बताऊं, गलती किसकी रही है? पिछली सरकार की। पिछली सरकार को समय रहते कर्मचारियों के जो देय लाभ है, वो एक लाभ है, उनके काम के बदले मिलने वाला उनको एक भुगतान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट है, वो उनको मिल जाने चाहिए थे। और हम तो ये बोल रहे थे कि 2018 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेतन आयोग को लागू किया था, तब ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ये लागू हो जाना चाहिए था। और हम केंद्रीय वेतनमान की मांग 2018 से, मेरा संगठन, हम बार बार कर रहे थे कि अगर ये 2018 से पे कमीशन दिया जाता तो ये लाइबिलिटी जो 11,000 करोड़ की आज बात हो रही है तो नहीं रहती, एक भी रुपया नहीं रहता। तो 18 से लेकर 22 तक ये सब कुछ चुका थे, और ये बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी दिन की। आप एरियर नहीं देंगे तो बढ़ता जाएगा, आप डीए नहीं देंगे तो बढ़ता जाएगा, आप कर्मचारियों का जो एरियर का भुगतान है, पिछला जो बचा हुआ है, अलाउंसेस है, वो नहीं देंगे तो बढ़ता जाएगा। अब 4-9-14 कर्मचारियों की मांग है, वो बंद कर दिया सरकार ने, तो इस सरकार के पास ही जाएंगे। हम तो बच्चे हैं सरकार के ना, देखो बच्चा कहाँ जाएगा, अपने किससे मांगेगा? अपने माँ बाप से मांगेगा। सरकार हमारे माँ बाप हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और बोलेंगे ये चीजें हैं, पर लेकिन सरकार को सेटअप होना भी जरूरी है, सरकार को समय देना भी जरूरी है, ये भी बात बिल्कुल सही है एक तरफ। तो मैं, आपने कहा कि कर्मचारियों के जो आपने संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया मैंने, देखिए हमने कोई चाटुकारिता नहीं की। आज बहुत से संगठन क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मेरी फोटो लेके जाते हैं मुख्यमंत्री के पास और के पास, देखो ये तो धूमल जी के साथ भी फोटो है जी, ये नड्डा जी, देखिए बड़ी बड़ी नीचता है लोगों के अंदर। नड्डा जी के साथ फोटो, मेरी 50 फोटो सीएम ऑफिस में घुमाई जा रही है आज की डेट में। मैं ऐसा आदमी जो मुंह फटा आदमी हूँ, वो बताते हैं जी ये तो नड्डे के साथ फोटो है जी, ये तो अपने क्या कहते हैं प्रेम कुमार धूमल के साथ भी मिलता है जी, भारद्वाज के साथ भी इनकी फोटो है। मैंने कहा इन फोटो को तुम चाटते रहो। मैं कर्मचारी नेता हूँ, सरकार के साथ बैठक करना, शिष्टाचार बैठक करना एक संगठन के प्रधान का दायित्व है। उन जिन लोगों ने वो फोटो सर्कुलेट की है, उनकी मानसिकता देखो, वो ये सोचते हैं कि वीरेंद्र चौहान कहीं बड़ा लीडर ना बन जाए। आपने एनजीओ की बात कही, एक उसके ऊपर जरूर आऊंगा। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, मैंने बार बार 2014 से एनजीओ के ऊपर प्रश्न किया है, एनजीओ के स्ट्रक्चर के ऊपर। एनजीओ कैसे होता है आपने देखा ना, पिछले एक दशक से 10 सालों से एनजीओ का जो स्ट्रक्चर है, जो सरकार आती है वो आदमी को बैठाती है, अपने आदमी को एनजीओ का प्रधान बनाती है, वो नहीं देखती पीछे जनाधार क्या है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव आदमी नहीं होता, वो उसको एक स्पोक्समैन बनाती है कि तू हमारी बात बोल। जब वो आदमी एनजीओ का अध्यक्ष सरकार की बात बोलेगा, सरकार का प्रोपोगेटा करेगा, तो वो कर्मचारियों की बात कैसे कर सकता है? दो चीजें अलग नहीं हो सकती है। लेकिन एनजीओ के अंदर, एनजीओ क्या है? नॉन गेजेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ कोई जेसीसी के लिए कोई मंच नहीं है, एनजीओ अपनी जगह है, एनजीओ को हम नहीं चैलेंज कर रहे। जैसे एक टीचर का संगठन है, टीचरों के बहुत से संगठन है, जेबीटी ने अपना बना दिया, सीएनबी ने अपना बना दिया, एनजीओ का भी एक संगठन हो सकता है।
जिस तरह से गेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, गेस्टेड ऑफिसर का संगठन है, इस तरह से नॉन गेस्टेड का भी है, इस तरह अलग विभागों का भी है। पर एनजीओ के साथ जेसीसी को कराना या ये मानना कि एनजीओ पूरे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सरासर अन्याय है, सरासर घोर अन्याय है और ये बिल्कुल बेईमानी है, ये गलत है। मैंने इसको उठाया है क्योंकि बात है कि इसके क्या डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनजीओ के अंदर 20-30% कर्मचारी भी नहीं आते हैं। जो आउटसोर्स के कर्मचारी है वो कहां जाएंगे? 80,000 टीचर है, वो कहां जाएंगे? जितने बोर्ड और निगमों के एम्प्लॉई है, 45,000 एम्प्लॉई से ऊपर है बोर्ड और निगमों में, वो कहां जाएंगे? उनका भी तो कोई माँ बाप होगा, क्या सरकार उनसे नहीं बात करेंगी? तो सरासर एनजीओ के स्ट्रक्चर को रिशफल किया जाए। एनजीओ अपनी जगह ठीक है, पर जेसीसी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में तो ये कहूंगा एनजीओ ठीक है, जेसीसी के पैटर्न में शफलिंग की बात हम पिछले सरकार में भी की, उससे पहले भी की। हालांकि 2016 में वीरभद्र सरकार के इसमें जब मैंने इसको बात को उठाया था तो वीरभद्र जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे, उन्होंने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी कि इसको हम टीचर को भी लेंगे, इसका हम पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। लेकिन सरकार इलेक्शन में चली गई 2017-18 में, हम उसको जो है सिरे नहीं चढ़ा पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत ही एक जिसको बोलते हैं विवेकशील व्यक्ति है, हम उनके समक्ष इस बात को रखेंगे कि और चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे कि जो जेसीसी का पैटर्न है उसको ऐसा बनाया जाए जिससे सरकार को भी फायदा हो। मैं सीधी बात करूं, देखिए सरकार क्यों हारी पिछली सरकार? अब विश्लेषण किया किसी ने? क्या बोलती है सरकार कि कर्मचारियों से हारी? देखिए मैं एक एक चीज का विश्लेषण आंकड़ों से करता हूं, इसलिए लोग शायद लाखों लोग मुझे इसलिए देखते हैं। पिछली सरकार के हारने का कारण बताओ मुझे, क्यों हारी सरकार? मैं बताऊं। फिर बोलते हैं कि कर्मचारियों ने हराई। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था उसके ऊपर जाइए आप। 2 आदमी, टीचरों में एक डॉक्टर मामराज पुंडीर को नेता बना दिया सरकार ने, उन्होंने बोला कि 80,000 टीचरों को ये पकड़ेगा। कितने टीचर उनके साथ थे आपको पता है? और बाकियों के लिए किसको अधिकृत किया? अश्वनी ठाकुर को। वो एनजीओ का लीडर नहीं था, वो चुने आदमी नहीं थे, आपको पता है उनके साथ लोग थे कितने नहीं थे? क्योंकि अश्वनी ठाकुर जो है वो पूरे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा और जो पूरे कर्मचारी जो है अश्वनी ठाकुर की वजह से जो है हमारी झोली में आ जाएंगे, पूरे वोट आ जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार का वो जो निर्णय था वो सरकार को महंगा पड़ गया। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ, पूरे कर्मचारियों का चुना हुआ कोई ऐसा नेता होता जिसके साथ आप जेसीसी करते, मुद्दे चाहो एक भी हल नहीं होते आपके, लेकिन वो व्यक्ति हर वर्ग में, हर बोर्ड में, हर निगम में, हर विभाग में अपनी पकड़ रखता, तो वो मोबिलाइज भी करता, वो समझाता भी कर्मचारियों। जैसे माननीय मुख्यमंत्री बोले कि भाई ये स्थिति है, इतना कर्जा है, हमारी वित्तीय स्थिति ये है। अगर ये बात कभी अश्वनी ने नहीं बोली होगी, कभी मामराज ने नहीं बोली कि हिमाचल सरकार ने 73,000 करोड़ या 75,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, भाई हमारी मजबूरी है, सरकार के साथ खड़े हो, कभी उन्होंने मुंह से नहीं, उनको पता ही नहीं है इन चीजों का। देखिए लीडर एक आज की डेट में थोड़ा सा उसके पास एक ब्रेन का होना, एक विवेक का होना भी मुझे लगता है जरूरी है, ताकि वो एक इमोशनली लोगों को टच कर सके। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सरकार कैसे आ रही? पिछली सरकार ने बहुत काम भी किए, मैं नहीं कहता सरकार ने काम नहीं किए। जयराम सरकार ने अंधाधुंध जिसको बोल रहे हैं ना आप, अंधाधुंध जो है इंस्टीट्यूशन खोले, अंधाधुंध जो है वो बड़ा कुछ किया है, उसके ऊपर तो सरकारें बोल रही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फिर भी सरकार हारी क्यों हारी? बोलते कर्मचारियों ने हराई। कर्मचारियों ने क्यों हराई? उन नेताओं की वजह से हारी, अगर विश्लेषण करे, क्योंकि उन नेताओं ने आपको मिसगाइड किया है। क्या किया है? मिसगाइड किया, अंधेरे में रखा है। मामराज पुंडीर अंधेरे में रखता रहा, अपने काम निकालते रहे। जिस दिन इंक्वायरी होगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी आ गया। उन लोगों ने अपने लिए क्या किया है? लेकिन सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पर हम इस सरकार को, मैं विशेषकर बात कहूं, माननीय मुख्यमंत्री और इस सरकार को मैं अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं झूठी बातें कह के सरकार को उधर कुछ और बोलूं कान के पीछे, वास्तविकता कुछ और हो, मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूं। सरकार मेरे से नाराज हो, सुक्खू जी सुबह ही मेरे को बोले कि वीरेंद्र जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? पर लेकिन मैं जो बात बोलूंगा वो मुख्यमंत्री, सरकार और सबके हित की बात होगी, जिसमें सच्चाई होगी। हम उस सच्चाई को बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो मुझे तो आज आप ये कहना था। सबसे बड़ा धन्यवाद मुझे करना है आज आप मीडिया बंधुओं का। बड़ा विकेट प्रसियों में कल चंबा के मीडिया बंधुओं का मैंने धन्यवाद किया और बहुत उन्होंने एक अभिनंदन कार्यक्रम किया था, और वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ के जो हमारे संगठन के लोग हैं, और जिस तरह से मैं गया हूँ, जब मैं चंबा गया तो भी मैं एक शान से गया हूँ। आपने देखा होगा इतना बड़ा वेलकम वहाँ पे लोगों ने किया, उस स्थिति में जब लोग खड़े नहीं होते थे। जब आया हूँ तो भी शान से आया हूँ, और यहाँ भी मेरी पूरी टीम मेरे साथ आज थी। और मैं विशेषकर आज आपको इसलिए बुलाया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका दिल से इतना आभार व्यक्त करना चाहता हूं ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज। विक्रांत जी, आपने जो मुझे साथ दिया, पूरी टीम ने, पूरे मीडिया बंधुओं ने, वो चाहो चंबा के थे, वो चाहो कांगड़ा के मीडिया, मिला के तो मेरा घर है शिमला, तो मेरे आप लोगों के साथ मेरे वो संबंध है जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकते। तो मैं दिल की गहराई से आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कोई आपके
नेता। देखिए, एक मेरे को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एचपीएसएलए का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। सुनिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। एचपीएसएलए में संगठन में एक ऐसा जुझारू नेता था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे था। जब हमने पे कमीशन की लड़ाई लड़ी तो एचपीएसएलए के संगठन को इनकी लड़ाई लड़ना गवारा नहीं हुआ, इनको संगठन से बाहर कर दिया। हमने इनके एक हीरे की पहचान किसको होती है? जवाहरी को होती है। हमें इनकी पहचान थी कि भी एक ऐसा निष्पक्ष और इतना डियर पर्सनैलिटी है। हमने इनको मान सम्मान दिया, ये हमारे संघर्ष में आए और आज हम इनको हमने एक बहुत बड़ा दायित्व प्रदेश में दिया। ये महासचिव है, ये अपनी बात जरूर आपसे कहेंगे, जरूर इनको भी जरूर कवर करें प्लीज। थैंक यू सर। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारा यहाँ सहयोग दे रहे हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और दूसरे कर्मचारियों तक पहुंचे। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही बहुत से दूसरे मुद्दे भी हैं जिसके लिए जैसे हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान जी ने पहले ही बता दिया है, काफ़ी हद तक सारी बातें कह दी हैं इन्होंने। जैसे दूसरे मुद्दे थे, लड़ाई लड़ी हमने, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, जॉइंट फ्रंट बनाया और काफ़ी जोर शोर से हमने मुद्दों को उठाया। और वो मुद्दे थे हमारे, जैसे पे कमीशन जब आया, पंजाब पे कमीशन जिसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया पिछली सरकार ने, वो आज तक वैसे का वैसा है। और इन मुद्दों पे लड़ने के लिए हमें जॉइंट फ्रंट तक बनाना पड़ा। और दूसरा, जैसे 4/9/14 वो आज तक कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात जो थी, राइडर की बात कही पिछली सरकार ने कि हम राइडर हटा रहे हैं। वो राइडर हटा कहां, वो तो एज इट इज है। राइडर का मतलब क्या था, जैसे क्या था कि 2 साल बाद आपकी हायर ग्रेड पे मिलती थी, उसको राइडर कहा जाता था। लेकिन आज भी वही का वही है। आज तो हमें लोअर ग्रेड पे हम फिक्स कर दिए गए, जो कि एक बहुत बड़ी एनोमली है। चलिए, राइडर हटाने के चक्कर में एक और एनोमली क्रिएट कर दी, जिसमें सीनियर्स को ज्यादा कम सैलरी मिल रही है और जूनियर को ज्यादा सैलरी मिल रही है। चलो, ये कुछ मुद्दे थे जो अनसॉल्व रहे पिछली सरकार ने, और हमें उम्मीद है जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे उन मुद्दों पे भी ध्यान देंगे। और ये तो था पे कमीशन से रिलेटेड मुद्दे थे। और दूसरा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, जैसे कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2008 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, और जिसको आई थिंक प्रॉपरली अडॉप्ट भी नहीं थी उस टाइम, और 2009-10 में इन्होंने फोर्सिबली उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, जबकि वो कहीं नोटिफाई हुई नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, और जबरदस्ती उसको थोप दिया गया कर्मचारियों के ऊपर। और उसके बाद कर्मचारियों के जैसे कई कर्मचारियों ने 8 साल कॉन्ट्रैक्ट पे बिताए, कईयों ने 6 साल, कईयों ने 5 साल, कईयों ने 4 साल, और आज वही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम से कम होते हुए 2 साल तक हो गया है। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो, ताकि जो भी अनोमली क्रिएट हो रही है, जो भी एम्प्लॉय सफर कर रहे हैं, वो ना हो। तो इसका भी हम ये चाहेंगे कि सरकार जो है इन मुद्दों पे भी सोचे, ताकि सभी कर्मचारियों का कि जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल कर दिया जाए। और आज उम्मीद बंधी है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की वजह से कि आज वो उन मुद्दों के बारे में सोचेंगे, और एम्प्लॉय जो है आज गदगद हैं कि ये सारी उम्मीदें जो है बंधी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और ये बहाल होंगी। और ये सबसे बड़े मुद्दे थे हमारे। तो इसी के साथ आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और एक और धन्यवाद करता हूं कि हाँ, आज हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र चौहान जी को चांजू से शिमला लाए, इसके लिए भी उनका आभार है।